ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 241। इवान अपनी आंखों से ये भी नहीं देख पाया कि क्या हुआ था, तभी उसे एक तेज धमाकेदार आवाज़ सुनाई दी, और अगली बात जो उसने जानी वह ये थी कि उसने एल्फ की ओर जो अग्नि कैक्टी भेजी थी उससे उसका संबंध टूट गया था। दूसरे शब्दों में, अग्नि कैक्टी एक पल में नष्ट हो गई, और चून की कैक्टी उसकी बचाई हुई छाया नहीं थी, इसलिए वह उसे फिर से नहीं बुला सकता था। भाड़ में जाओ, इवान खुद को कोसने से नहीं रोक पाया कि उसने एक पल में भी जोरैंक की अग्नि कैक्टी को मार डाला। उसकी शक्तिशाली आभा से वह पहले से ही जानता था कि वह शक्तिशाली है, लेकिन सिर्फ एक चाल से उसके समान स्तर के राक्षस को मारना अभी भी उसके अनुमान से कहीं ऊपर था। धूल का बादल वहीं जम गया जहां कुछ क्षण पहले अग्नि कैक्टी थी, और इवान ने वहां एल्फ की सुंदर आकृति को खड़ा देखा। एक और बात जो उसने नोटिस की वह ये थी कि उसकी आंखें खोखली लग रही थीं, जैसे वह किसी तरह की रोबोट हो। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसकी आंखें देखकर इवान ने भौहें से कुढ़ी, क्या वह बोल सकती है? वह उसकी खोखली आंखों को देखकर सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन ये देखते हुए कि उसने बिना किसी चेतावनी के तुरंत फायर कैक्टी पर कैसे हमला किया, उसकी आंखों में उसके बोलने की संभावना बहुत कम थी। अचानक एल्फ ने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जहां इवान खड़ा था। एल्फ को अपनी दिशा में देखते हुए देखकर वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया ताकि वह उसे न देख सके। बेशक वह उससे डरता नहीं था, उसके पास उससे निपटने के कई तरीके हैं, लेकिन उसका सामना करने का ये सही समय नहीं है। अगर वह उसे अभी मार देता है तो उसे कालकोठरी से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसे खंडहरों को साफ करने के बाद जमी हुई दुनिया की कालकोठरी से बाहर भेजा गया था। वह अभी भी कालकोठरी छोड़ने से पहले थॉर्नब्लूम राक्षसों के कोर इकट्ठा करना चाहता था। सौभाग्य से एल्फ ने विशाल पेड़ की ओर वापस चलने और फिर से बैठने से पहले बस एक पल के लिए उसकी दिशा में देखा। इवान ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसने उसके साथ लड़ाई शुरू नहीं की। वह किसी भी शीर्ष बी जोर रैंक राक्षस से अधिक शक्तिशाली है जिसे मैंने कभी देखा है, इवान ने अपनी थोड़ी को रगड़ते हुए कहा। ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि मेरा पांचवां छाया मरे हुए कौन होने जा रहा है। इवान ने उस दिशा में देखा जहां से वह आया था और कुछ समय के लिए वहां से जाने का फैसला किया। वह पहले उसके साथ निपटने से पहले थॉर्नब्लूम राक्षसों से कोर इकट्ठा करना चाहता था। जाने से पहले उसने दो सुनहरे रंग के फलों को देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि वे किस तरह के फल हैं। चूंकि वे खंडहरों को साफ करने का इनाम है, इसलिए वे कुछ अच्छे होंगे। मैंने पहले इस जगह को छोड़ने के लिए पोर्टल देखा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ से जाने के बाद एक बार फिर यहाँ प्रवेश कर सकूंगा, इवान ने बड़बड़ाया और वहाँ से चलने लगा। जैसे ही इवान चला गया, पेड़ के नीचे बैठी योगिनी ने अपनी आंखें खोली और उसके पीछे हत्ती पीठ को देखा, फिर उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। इवान पोर्टल पर पहुंचा और एक्लिप्स और अन्य को फिर से अपने छाया भंडारण के अंदर बुलाया। उन्हें वापस बुलाने के बाद वह पोर्टल में दाखिल हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि एक बार फिर धुंधली हो रही है और अगले ही पल वह तालाब के अंदर वापस आ गया। उसने हरे पत्थर को देखा और ये देखकर खुश हुआ कि यह अभी भी ऊर्जा उतार चढ़ाव जारी कर रहा था, जिसका मतलब है कि वह एक बार फिर वहां जा सकता है। वह तालाब से बाहर आया और वहां 3 मरे हुए राक्षस देखे। वह खंडहर के अंदर कुछ ही मिनटों के लिए था, लेकिन उसके छाया मरे हुए जो भूमिगत में घूम रहे थे ने 3 राक्षसों को मार डाला और उनके शवों को तालाब के पास रख दिया जैसा कि उसने उन्हें बताया था। इवान ने नेक्रोस और अन्य को वापस बुलाया और एक्लिप्स से कोर की तलाश करने को कहा। इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे तीनों शवों से कोई कोर नहीं मिला, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कालकोठरी के अंदर अभी भी कई राक्षस हैं। उसने छाया पुनरुत्थान का इस्तेमाल किया और 2 जहरीले रेत के बिच्छू और एक रेत का सांप उसके सामने आ गया। इवान को अपनी छाया ऊर्जा के इस्तेमाल की चिंता नहीं थी क्योंकि सी रैंक पर आगे बढ़ने के बाद उसकी छाया ऊर्जा की रिकवरी की गति भी बढ़ गई थी। पहले उसे छाया ऊर्जा की एक इकाई को पुनर्प्राप्त करने में एक पूरा दिन लग जाता था, लेकिन अब उसकी रिकवरी की गति पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ है। भले ही यह उसकी मैना रिकवरी से धीमी है, फिर भी उसके लिए बी या बी जोड़ रैंक के राक्षसों की लाशों पर छाया पुनरुत्थान का उपयोग करना कोई समस्या नहीं है, जब तक वह चाहे। अगर उसे तुलना करनी है तो वह कहेगा कि उसकी छाया ऊर्जा रिकवरी गति उसकी वर्तमान मैना रिकवरी गति का 10वां हिस्सा है। जाओ मेरी छाया, चलो अपने लिए मृतकों का एक साम्राज्य बनाते हैं, इवान ने अपने सभी छाया मरे हुओं को और अधिक राक्षसों को मारने का आदेश देते हुए कहा। अरे, उपन्यासों में जब मुख्य पात्र ऐसा कुछ कहता है तो वह गर्व से भर जाता है, फिर मैं इतना शर्मिंदा क्यों महसूस कर रहा हूँ। इवान ने खुद को धन्य महसूस किया कि कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उसे ऐसा कुछ कहते हुए देखा हो। वो लेकिन सभी छाया मरे हुओं ने जो उसे सुना उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की और आगे बढ़ने से पहले उत्साह में चिल्लाया। उनकी उत्साहित आवाज़ें सुनकर इवान को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह एक्लिप्स की पीठ पर बैठ गया।
चलो ग्रहण चलते हैं, उसने कहा और ग्रहण एक बार फिर रेगिस्तान में और भी गहराई में चला गया। 15 घंटे बाद, तो ये लाल चट्टान वाला पहाड़ है, इवान ने एक पहाड़ को देखते हुए बुदबुदाया। सामान्य पहाड़ों से अलग, ये पहाड़ पूरी तरह से लाल रंग का था और चिलचिलाती गर्मी वाले रेगिस्तान के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। मैंने जो जानकारी पढ़ी है उसके अनुसार कांटेदार फूलों के राक्षसों का अड्डा लाल चट्टान वाले पहाड़ के पास कहीं स्थित होना चाहिए, इवान ने कहा और अचानक एक काली छाया उसके छाया भंडार से निकलकर सीधे आसमान में चली गई। चीख! एक चील की चीख सुनाई दी जब एक मरे हुए रेगिस्तानी आकाश चील ने लाल चट्टान वाले पहाड़ के चारों ओर उड़ना शुरू किया। इवान ने अपनी साझा इंद्रियों का इस्तेमाल किया और वह सब कुछ देख पाया जो चील देख रही थी। लगभग 3 मिनट के बाद इवान ने छाया इंद्रियों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और उसकी दृष्टि सामान्य हो गई। उसे मिल गया, इवान ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेगिस्तानी आकाश चील के पास हॉक आई नामक एक कौशल है। इस कौशल से वह क्षेत्र के 5 किलोमीटर के भीतर सब कुछ आसानी से देख सकता है और शेयर सेंस कौशल का उपयोग करके इवान वह सब कुछ देख सकता है जो चील देख रहा था। इन दो कौशलों के संयोजन से उसने आसानी से थॉर्नब्लूम राक्षसों का स्थान ढूंढ लिया। इवान ने अपने छाया भंडारण के अंदर अपने सभी छाया मरे हुए लोगों को वापस बुलाया और आकाश में उड़ गया। 3 मिनट की उड़ान के बाद वह लाल चट्टान के पहाड़ पर उतरा और उसके सामने विशाल घाटी को देखा। घाटी बहुत बड़ी थी और लाल चट्टान के पहाड़ में गहराई तक फैली हुई थी। तो वे हरे भरे जंगली कालकोठरी रेगिस्तान के प्रसिद्ध थॉर्नब्लूम हैं। इवान ने घाटी के अंदर राक्षसों को ठीक से देखने के बाद बुदबुदाया। थॉर्नब्लूम एक ही समय में आकर्षक और दुर्जय है। एक प्रभावशाली ऊंचाई पर खड़ा, ये लगभग 7 फीट लंबा है। इसका मजबूत फिर भी सुंदर ढांचा ताकत और लचीलेपन की हवा देता है। इसका शरीर गहरे रंग की छाल जैसे कवच से ढका हुआ था। कवच तीखे और खतरनाक कांटों से भरा हुआ था जो प्राणी को सुरक्षा और बचाव का एक भयानक साधन दोनों प्रदान करता है। थॉर्नब्लूम के शरीर की काली पृष्ठभूमि पर कुछ लाल फूल खिल रहे थे। थॉर्नब्लूम के चौड़े कंधों से मांसल भुजाएं फैली हुई हैं जो कांटेदार लताओं से सजी हुई हैं जो उनके चारों ओर लिपटी हुई हैं। ये लताएं कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं जो प्राणी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और उसके दुश्मनों को पकड़ने और नियंत्रित करने के साधन दोनों के रूप में कार्य करती हैं। इसकी आंखें गहरी लाल थीं और लोगों को खतरे का आभास देते हुए एक ज्वलंत गोले की तरह चमक रही थीं। उनका अड्डा उस ओक अड्डे से बिल्कुल अलग है जिसे मैंने कुछ दिन पहले देखा था, इवान ने सब कुछ ध्यान से जांचते हुए कहा। ओक मांद के विपरीत, जहां ओक अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं में बिखरे हुए थे, इस मांद में सभी कांटेदार फूल इस घाटी में एकत्र किए गए थे। घाटी में कांटेदार फूलों के अलग अलग समूह थे लेकिन वे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे। घाटी को ध्यान से देखने के बाद इवान ने अनुमान लगाया कि घाटी के अंदर कम से कम 400 कांटेदार फूल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग लाल पहाड़ को खून का पहाड़ कहते हैं, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और घाटी के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। इस मांद को साफ करने की कोशिश करते हुए कई शिकारी मारे गए। यही वजह है कि कुछ लोग इस पहाड़ को खून का पहाड़ कहते हैं। बाहरी दुनिया के विपरीत, जहां शिकारी मांद को साफ करने के लिए एक बड़ा समूह बना सकते हैं, वे काल कोठरी के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। काल कोठरी के अपने नियम होते हैं और शिकारियों को उसके अनुसार काम करना होता है। VWD में एक ही समय में प्रवेश करने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 10 है। जिस तरह से फ्रोजन वर्ल्ड काल कोठरी में एक ही समय में केवल 2 लोग प्रवेश कर सकते हैं, उसी तरह VWD में एक ही समय में केवल 10 लोग प्रवेश कर सकते हैं। सैकड़ों राक्षसों से भरी इस तरह की मांद को 10 शिकारियों द्वारा साफ कर पाने की संभावना न के बराबर है। लेकिन कई शिकारी जो अति आत्मविश्वास में थे, उन्होंने इसे साफ करने की कोशिश की और बुरी तरह से मारे गए। कई लोगों ने कांटेदार फूलों को एक एक करके मारने के लिए घाटी से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये रणनीति भी बेकार थी क्योंकि घाटी के गहरे क्षेत्र में कांटेदार फूलों के समूह एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और दूसरे समूह को सचेत किए बिना एक समूह को दूर ले जाना असंभव है। सामान्य तौर पर इस मांद को कालकोठरी के बॉस रूम से साफ करना और भी कठिन है। VWD में प्रवेश करने वाले अधिकांश शिकारी कांटेदार फूलों के मांद को अनदेखा करते हैं और बहुत कम शिकारी इसे साफ करने की कोशिश करते हैं। इवान घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और वहां उतरा। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार अब तक कोई भी इस मांद को खाली नहीं कर पाया है क्योंकि कांटेदार फूलों की संख्या बहुत ज्यादा है, इवान ने कहा और चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी परछाई की ओर देखा। तो फिर मुझे इस मांद को खाली करने वाला पहला व्यक्ति बनने दो। मेरी अस्थायी छाया सेना बाहर आओ, अब उन कांटेदार फूलों को छाया मरे का आतंक दिखाने का समय आ गया है। वूश! इवान की छाया अचानक कई मीटर तक फैल गई और जैसे रसातल का दरवाजा खुल गया हो, एक के बाद एक छाया मरे उसमें से बाहर आने लगे। सिर्फ 5 सेकंड में सभी छाया मरे अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ते हुए उसके छाया भंडार से बाहर आ गए। इवान ने उनकी ओर देखा और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। कल के विपरीत जब उसके पास 40 छाया मरे थे, इस समय उसकी सेना में लगभग 120 छाया मरे थे।
रेत के सांपों, रेत के कीड़ों, बिच्छुओं और अग्नि कैक्टस के अलावा नए छाया मरे भी थे। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले 5 विशालकाय गोले थे जो सेना के पीछे खड़े थे। वे रेत के गोले थे जिन्हें उसने मार डाला। वे सभी 5-10 मीटर ऊंचे थे और उनकी रक्षा बहुत ऊंची थी। रेत के गोले विशाल युद्ध कठपुतलियों की तरह दिखते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलने के लिए तैयार हैं। सामने 15 ड्यून स्टॉकर खड़े थे। ड्यून स्टॉकर एक मानव जैसा राक्षस है जिसका चेहरा बिल्ली जैसा और शरीर इंसान जैसा दिखता है। वे अपने आश्चर्यजनक हमलों से अपने विरोधियों को छिपाने और मारने में कुशल हैं। ग्रहण ड्यून स्टॉकर के सामने खड़ा था और उनका कमांडर बन रहा था। इन गोलेम और ड्यून स्टॉकर के अलावा 13 ईगल भी थे। वे राक्षस थे जिनका सामना उसने हाल ही में किया था। कुल मिलाकर वह अपने मौजूदा छायामरे के साथ मांद को साफ करने में काफी आश्वस्त था। गोलेम्स, तुम उठो, इवान ने उन्हें आदेश देते हुए चिल्लाया क्योंकि उसके पास सीमित समय है। 1 घंटे की समय सीमा के कारण उसके कुछ छाया मरे हुए कुछ समय बाद गायब हो जाएंगे। सभी 5 गोलेम घाटी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगे। रेत के सांप और रेत के कीड़े भी चले गए और जमीन के अंदर चले गए। चील आसमान में उड़ गए और ऊपर से हमला करने के लिए तैयार थे। अन्य छाया मरे हुए भी चले गए लेकिन इवान के आदेश के अनुसार गोलेम से थोड़ा पीछे रह गए। जल्द ही गोलेम घाटी में प्रवेश कर गए और आखिरकार लड़ाई शुरू हो गई। 5 मरे हुए रेत के गोले घाटी में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। दहाड़, घाटी में प्रवेश करने के बाद वे सभी जोर से दहाड़ने लगे जिससे आसपास के सभी कांटेदार फूलों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। आओ! जब कांटेदार फूलों ने 5 काले रेत के गोले देखे तो वे भी जोर से चिल्लाए और उनकी ओर दौड़ पड़े। वहां दर्जनों कांटेदार फूल राक्षस उनकी ओर आ रहे थे लेकिन गोले बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए। गड़गड़ाहट, जब कांटेदार फूल गोले से सिर्फ 50 मीटर दूर थे तो घाटी की जमीन अचानक हिलने लगी और अगले ही पल जमीन से दर्जनों रेत के कीड़े और रेत के सांप निकल आए जो सीधे हमला करने वाले कांटेदार फूलों के समूह के बीच में दिखाई दिए। चौंक कर सामने के कांटेदार फूल प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थे और लगभग 10 कांटेदार फूल रेत के सांपों और कीड़ों द्वारा तुरंत मारे गए। आओ! पीठ में मौजूद कांटेदार फूल अपने साथियों को मरता देख क्रोधित हो गए और उन्होंने रेत के सांप और कीड़ों पर सैकड़ों तीखे कांटे फेंके। वूश! जैसे ही कांटेदार फूलों ने हमला किया, चील की चीखें गूंजने लगीं और आसमान से तेज हवा के झोंके आए और उनके सारे तीखे कांटे उड़ा दिए। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए रेत के सांपों ने रेत के भंवर का इस्तेमाल किया जबकि रेत के कीड़ों ने पास के कांटेदार फूलों के राक्षसों के समूह पर हमला करने के लिए सैंड ब्लास्ट का इस्तेमाल किया। रेत के भंवर और रेत के विस्फोटों की वजह से और भी कांटेदार फूल मारे गए। अपने कौशल का इस्तेमाल करने के बाद सांप और कीड़े दोनों ही वापस जमीन में गोता लगाने लगे। दूसरे कांटेदार फूलों के राक्षस उन्हें रोकना चाहते थे लेकिन रेत के गोलेम ने अपने कौशल का इस्तेमाल किया और उनके सामने एक दीवार खड़ी हो गई जिससे वे सांपों और कीड़ों को रोक नहीं पाए। उसी समय हवा की गति बढ़ गई और थॉर्नब्लूम्स ने 10 से अधिक काले चील को अपने ऊपर मंडराते देखा। चीख! सभी चील जोर से चीखने लगे और कई हवा के ब्लेड थॉर्नब्लूम राक्षसों के समूहों पर बरस पड़े। थॉर्नब्लूम्स के पास रेत के सांपों और कीड़ों को अनदेखा करने और चील के आने वाले हमलों से बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब चील हमला कर रहे थे, रेत के गोले भी आगे बढ़ने लगे। जहरीले रेत के बिच्छू और आग के कैक्टस भी घाटी में घुस गए। उन्होंने घाटी की दीवारों का सहारा लिया और वहां से थॉर्नब्लूम्स पर हमला किया। जब पानी की लहरें थॉर्नब्लूम्स के समूहों में कहर बरपा रही थीं, तो एक्वा ने अपने लंबे हमले के कौशल का इस्तेमाल किया। नेरोग भी आगे बढ़े और सीधे एल्ड्रिच ट्री क्लब पकड़े हुए थॉर्नब्लूम के एक समूह की ओर बढ़े। ग्रहण ने अपनी छाया घाटी का उपयोग किया और थॉर्नब्लूम के साथ साथ ड्यून स्टॉकर्स की हत्या करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक आश्चर्यजनक हमलों के कारण कई थॉर्नब्लूम ठीक से प्रतिक्रिया करने से पहले ही मारे गए। इवान घाटी के ऊपर मंडराती हर चीज को देख रहा था। अगर वह चाहता तो वह अपने छाया मरे हुओं को पहले गोलेम, फिर सांप और कीड़े और फिर चील भेजने के बजाय घाटी के अंदर भागने के लिए कह सकता था। लेकिन वह जानता था कि अगर वह थॉर्नब्लूम की संख्या कम किए बिना उन सभी को भेज देता तो मांद को साफ करने की संभावना बहुत कम थी। एक्वा, नेक्रोस और ग्रहण के विपरीत जो उसके बचाए गए छाया हैं, वह अपने अन्य छाया मरे हुओं को एक बार नष्ट होने के बाद बुलाया ठीक नहीं कर सकता। अगर वह उन्हें सीधे घाटी में प्रवेश करने देता तो थॉर्नब्लूम की भारी संख्या के कारण वे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते, जैसा कि अभी हो रहा है। हालांकि एक एक करके हमला करके और उन्हें आश्चर्यचकित करके उसके छाया मरे हुए लोगों ने लगभग 70 कांटेदार फूलों को मार डाला, फिर भी 300 से ज्यादा बचे हुए थे। इस दौरान उसके कुछ छाया मरे हुए लोग गायब हो गए क्योंकि उनकी 1 घंटे की समय सीमा समाप्त हो गई थी और उनमें से कुछ फूलों के हमलों के कारण मर गए। शुरुआती 120 छाया मरे हुए लोगों में से अब केवल 100 ही बचे थे। लगभग 20 छाया मरे हुए या तो नष्ट हो गए या उनकी समय सीमा समाप्त होने के बाद गायब हो गए।
रेत के कीड़े और रेत के सांप समय समय पर कुछ कांटेदार फूलों को मारने के लिए जमीन से बाहर आ रहे थे, लेकिन अब जब कांटेदार फूलों को उनके बारे में पता चल गया था तो उनके हमले भी धीरे धीरे अपना असर खो रहे थे। अगर ये तथ्य न होता कि कांटेदार फूलों पर 3 तरफ से हमला किया जा रहा था, जमीन, आकाश और भूमिगत, तो वे अपनी भारी संख्या के साथ पहले ही अधिकांश छाया मरे हुए लोगों को मार चुके होते। लेकिन चूंकि मेरा पहला आश्चर्यजनक हमला सफल रहा, इसलिए अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, इवान ने कहा और कांटेदार फूलों के दर्जनों शवों को देखा। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि युद्ध के मैदान में नेक्रोमेंसर फलते फूलते हैं। छाया ऊर्जा उसके सम्राट कोर से निकली और शवों के अंदर चली गई। अब मुझे समझ में आया कि उसने ये शब्द क्यों कहे। एक के बाद एक 50 से अधिक कांटेदार फूल जमीन से उठे और दूसरे कांटेदार फूलों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने एक बार फिर छाया पुनरुत्थान का उपयोग किया और अधिक छाया मरे हुए लोग उठे जबकि कुछ शव फट गए। इवान ने फटे हुए शवों की परवाह नहीं की और युद्ध को देखा जो छाया कांटे के फूलों के अचानक प्रकट होने के कारण एक बार फिर बदल गया। कांटे के फूलों के समूहों ने कभी भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी और एक बार फिर वे चौंक गए। कई कांटे के फूल एक बार फिर मारे गए और उनकी भारी संख्या कम होने लगी। इवान ने अपनी पवन रोश तलवार भी निकाली और हवा के हेरफेर का उपयोग करके उन पर पवन ब्लेड बरसाना शुरू कर दिया। चूंकि उसका पवन रोश उसके पवन ब्लेड की शक्ति को 200% तक बढ़ा सकता है, वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और कांटे के फूलों के शरीर पर गहरे घाव छोड़ गए। थ्रोनब्लूम ने छाया मरे हुए लोगों को भी गंभीर चोटें पहुंचाईं, लेकिन उन्होंने उनके द्वारा दी गई चोटों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और तब तक उन पर हमला करना जारी रखा जब तक कि वे नष्ट नहीं हो गए। थॉर्नब्लूम के लिए सबसे बुरी बात यह थी कि उनका मुख्य कौशल ऊर्जा अवशोषण, जो उनके दुश्मन को कमजोर कर सकता है और उनकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकता है, छाया मरे के खिलाफ पूरी तरह से बेकार था। जब उन्होंने इसे छाया मरे पर आजमाया तो यह पूरी तरह से बेकार था। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था। जैसे ही कोई थॉर्नब्लूम मरता है, इवान उसे छाया मरे में बदल देता है और अपने छाया मरे की संख्या को और भी बढ़ा देता है। जैसे जैसे छाया मरे की संख्या बढ़ती गई, थॉर्नब्लूम की संख्या कम होने लगी और बिना किसी समस्या के थॉर्नब्लूम की मांद का विनाश अपने अंत की ओर बढ़ गया। कांटेदार फूलों के 5 समूह डर के मारे चीखने लगे क्योंकि उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। उन 5 समूहों में लगभग 50 कांटेदार फूल थे। किसी भी रैंक के कालकोठरी में इस तरह का समूह शिकारियों के लिए एक दुर्स्वप्न होता। लेकिन वर्तमान में वे केवल डर के मारे चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते हैं। उनके पीछे लगभग 200 कांटेदार फूल जो काले रंग के थे उन पर हमला कर रहे थे। लड़ाई शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है और इवान घाटी में प्रवेश करने से पहले अपने साथ लाए सभी छाया मरे हुए पहले ही गायब हो चुके थे। लेकिन इस दौरान उसने अधिकांश मृत कांटेदार फूलों को छाया मरे हुए में बदल दिया। जब अधिकांश कांटेदार फूल मर गए और उसने उन्हें छाया मरे हुए में बदल दिया तो बचे हुए कांटेदार फूल घाटी में और भी गहराई में भागने लगे। इवान ने उनका पीछा करने की भी जहमत नहीं उठाई और बस अपने छाया मरे हुए लोगों को काम खत्म करने का आदेश दिया। अपने मरे हुए थॉर्नब्लूम के चले जाने के बाद उसने एक्लिप्स, नेक्रोस और एक्वा के साथ मिलकर कोर की तलाश शुरू कर दी। वहां सैकड़ों मरे हुए थॉर्नब्लूम थे और यह स्पष्ट था कि अगर वह अकेले कोर की तलाश करता तो उसे काफी समय लग जाता। इसलिए इस बार एक्लिप्स के साथ साथ नेक्रोस और एक्वा भी कोर की तलाश कर रहे थे। एक्वा थॉर्नब्लूम के शरीर को चीरकर कोर निकालने के लिए उच्च दबाव वाले पानी का उपयोग कर रहा था। अब जब थॉर्नब्लूम मर चुके थे तो वह बिना किसी समस्या के आसानी से उनके शरीर को चीर सकता था। नेक्रोस एक बर्बर व्यक्ति की तरह था जो कोर की तलाश के लिए बस शरीर को चीर रहा था। कुछ समय बाद इवान कोर प्राप्त करने में सक्षम हो गया, जो कुछ लाशों के फटने के बाद बिखर गए थे जब उसका छाया पुनरुत्थान कौशल विफल हो गया था। 30 मिनट के बाद जब वह कोर एकत्र कर रहा था तो इवान ने देखा कि उसके छाया थॉर्नब्लूम वापस आ रहे थे, जिसका मतलब है कि उन्होंने आखिरकार सभी थॉर्नब्लूम से निपट लिया। इवान ने देखा कि उसके छाया कांटेदार फूलों की संख्या में काफी कमी आई है। उसके पास लगभग 200 छाया कांटेदार फूल थे, लेकिन अब उनमें से केवल 80 ही बचे हैं। उनकी 1 घंटे की समय सीमा समाप्त हो गई होगी। इवान ने बड़बड़ाया और कोर इकट्ठा करना जारी रखा। अब जब उसने सभी थॉर्नब्लूम को मार दिया था तो उसे चिंता नहीं थी कि वे गायब हो जाएंगी या नहीं। उस क्षेत्र में थॉर्नब्लूम के शरीर से सभी कोर इकट्ठा करने में उसे 30 मिनट और लगे। चलो गहराई में चलते हैं और उन लोगों से कोर इकट्ठा करते हैं जो पहले भाग गए थे, इवान ने कहा और ग्रहण और अन्य लोगों के साथ घाटी में गहराई में चला गया। उसके छाया थॉर्नब्लूम पहले ही गायब हो चुके थे क्योंकि उनका समय समाप्त हो गया था। अब तक उसने थॉर्नब्लूम से कुल 52 कोर एकत्र किए थे, जो कि कोर की एक बड़ी संख्या है। गहराई में जाते समय उसे समय समय पर कुछ मृत थॉर्नब्लूम मिले जो उसके छाया मरे हुए द्वारा मारे गए थे। मृत थॉर्नब्लूम को देखकर वह केवल कोर की तलाश करता था, लेकिन उन पर छाया पुनरुत्थान का उपयोग नहीं करता था। पिछले घंटों में बिना किसी ब्रेक के कई बार छाया पुनरुत्थान का उपयोग करने के बाद उसका छाया ऊर्जा अब तक के सबसे कम स्तर पर है।
उसकी छाया ऊर्जा की रिकवरी गति उसकी मान रिकवरी गति का 10वां हिस्सा है और उसे अपनी छाया ऊर्जा को ठीक होने में कई घंटे लगेंगे। चूंकि उसने पहले ही सभी थॉर्नब्लूम को मार दिया है, इसलिए वह अपनी बची हुई छाया ऊर्जा को बिना किसी कारण के बर्बाद नहीं करना चाहता और इन थॉर्नब्लूम को मरे हुए में बदलना नहीं चाहता। कुछ समय बाद उसने उन सभी थॉर्नब्लूम से कोर एकत्र किए जो पहले भाग गए थे। अब उसके पास कुल 59 कोर हैं जो उसने थॉर्नब्लूम से एकत्र किए थे। अब मुझे बस इतना करना है कि कोर को अवशोषित करने से पहले अपने प्राइम कोर के ठीक होने का इंतजार करना है और उम्मीद है कि मुझे कौशल मिल जाएगा। इवान ने इन कोर को अपने शेडो स्टोरेज में अन्य कोर के साथ रखते हुए कहा जो उसने एकत्र किए थे। कोर को दूर रखने के बाद इवान घाटी छोड़ने और खंडहर में वापस जाने के लिए तैयार था जहां उसने एल्फ को देखा जब वह अचानक रुक गया और घाटी में गहराई से देखा। घाटी में और आगे बढ़ने से पहले उसने कुछ देर सोचा। वह कोर की तलाश करते हुए घाटी में काफ़ी अंदर तक आ चुका था, इसलिए उसे घाटी के अंत तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। लेकिन जब वह घाटी के अंत में पहुंचा तो वहां एक गुफा देखकर दंग रह गया। जब मैंने पहले आसमान से घाटी को देखा था तब एक गुफा यहाँ नहीं थी, रेगिस्तानी चील, इवान ने चेहरे पर शिकन के साथ बड़बड़ाया। वह घाटी में और अंदर चला गया क्योंकि उसे लगा कि इतने सारे कांटेदार फूलों का यहाँ इकट्ठा होना अजीब है। इसके अलावा इस मांद को साफ करना कालकोठरी के बॉस रूम को साफ करने से भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसे साफ करने के बाद भी उसे किसी भी तरह का इनाम नहीं मिला जो लोगों को बॉस रूम को साफ करने के बाद मिलता है। इसलिए वह घाटी में और अंदर आया, बस ये देखने के लिए कि क्या मांद को साफ करने के बाद कुछ बदला है, और उसे आश्चर्य हुआ। उसने ये गुफा देखी जो पहले वहां देखने पर यहाँ नहीं थी। ऐसा लगता है कि यह थोएनग्लूम मांद एक छिपे हुए स्तर की तरह है और आप इसे साफ करने के बाद ही इस गुफा को देख सकते हैं, इवान ने बड़बड़ाया और गुफा की ओर चल दिया। जब वह गुफा में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि ज़मीन असमान थी और गुफा की दीवारें कांटों से भरी लताओं से ढकी हुई थीं। जैसा कि गुफा के अंदर एक गुफा से उम्मीद की जाती है कांटेदार फूल, इवान ने गुफा में कांटों से भरी लताओं को देखा तो वह ये कहे बिना नहीं रह सका। गुफा बड़ी नहीं थी और वह अंदर घुसते ही उसका अंत देख पाया। गुफा के अंत में उसने एक चांदी के रंग का पारदर्शी गोला देखा जो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था। इवान ने चांदी का गोला देखकर भौहें उठाईं और उसकी ओर चल पड़ा। जब वह गोले के सामने आया तो वह आखिरकार देख पाया कि गोले के अंदर क्या है। गोलाकार के अंदर एक बाली, एक काले रंग की क्रॉस के आकार की बाली थी। बाली बड़ी नहीं थी और उसके चारों ओर एक हल्की चांदी की चमक थी। इवान ने अपना हाथ बढ़ाया और गोले को छुआ। जैसे ही उसने गोले को छुआ, गोला गायब हो गया और क्रॉस के आकार की बाली उसके हाथों में आ गई। इवान ने बाली के विवरण को देखा और तुरंत दंग रह गया। शील्डिंग एमुलेट ईयरिंग, ए रैंक। ये ईयरिंग अचानक हमले या आसन्न खतरे के मामले में पहनने वाले के चारों ओर स्वचालित रूप से एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाता है जो आने वाले हमलों को परावर्तित और प्रतिकर्षित करता है। अवरोध की अवधि इससे प्राप्त क्षति की मात्रा से निर्धारित होती है। अवरोध अपनी ऊर्जा समाप्त होने के बाद गायब हो जाएगा। एक बार अवरोध का उपयोग करने के बाद इसे पहनने वाले को फिर से उपयोग करने में 6 घंटे लगेंगे। एक सुरक्षा प्रकार की कलाकृति, इवान ने ईयरिंग के विवरण को पढ़ने के बाद चमकती आंखों से कहा। इसके अलावा यह एक ए रैंक की कलाकृति है। यह न केवल हमलों को रोक सकता है बल्कि हमलावरों को वापस परावर्तित भी कर सकता है। वह ईयरिंग द्वारा बनाए जाने वाले अवरोध की शक्ति के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि यह कम से कम कुछ समय के लिए ए रैंक के शिकारी के हमलों को रोकने में सक्षम होगा। ये ईयरिंग एक महत्वपूर्ण क्षण में मेरी जान बचा सकता है, इवान ने बड़बड़ाया और बिना किसी देरी के ईयरिंग पहन ली। मुझे लगता है कि इस मांद को साफ करने का इनाम कालकोठरी को साफ करने से भी बेहतर है। इवान झुमके पहनने के बाद ये कहने से खुद को रोक नहीं पाया। बहुत कम ही लोग ऐसे इनाम पाते हैं जिनकी रैंक कालकोठरी से ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ उसे ए रैंक की कलाकृति मिली, भले ही उसने कालकोठरी को साफ न किया हो। लेकिन जब इवान ने थॉर्नब्लूम मांद की कठिनाई के बारे में सोचा तो वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि यह इनाम वास्तव में उचित है। उसके लिए छाया पुनरुत्थान कौशल के कारण इस मांद को साफ करना बहुत आसान था, लेकिन सामान्य शिकारियों के लिए इस मांद को साफ करना लगभग असंभव है। चूंकि यह बी रैंक की कालकोठरी है, इसलिए ए रैंक वाले लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, और एक ही समय में इस कालकोठरी में प्रवेश करने वाले शिकारियों की अधिकतम संख्या 10 है। भले ही 10 भी जोड़ रैंक के शिकारी इस मांद को साफ करने के लिए एक साथ आए हों, उनके लिए लगभग 400 थॉर्नब्लूम को मारना लगभग असंभव है। क्या इस कालकोठरी में ऐसी कोई और जगह है? इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए बुदबुदाया। हरे भरे जंगली कालकोठरी में 4 क्षेत्र हैं और वर्तमान में वह कालकोठरी के पश्चिमी क्षेत्र में है जो रेगिस्तान है। उसने VWD के बारे में जो विवरण पढ़ा था उसके बारे में उसने ध्यान से सोचा, लेकिन एक पल के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। इवान ने आह भरते हुए कहा और थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा, अन्य 3 क्षेत्रों में थॉर्नब्लूम डेन जैसी किसी भी अजीब जगह का जिक्र किसी ने नहीं किया।
संभावना है कि अन्य 3 क्षेत्रों में भी ऐसी जगहें हों, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिली हैं, लेकिन इवान के पास उन्हें खोजने का समय नहीं है। अन्य 3 क्षेत्रों के आकार को देखते हुए उसे पूरे कालकोठरी की खोज करने में महीनों लग सकते हैं। ये गुफा एक अच्छी जगह है, मुझे यहाँ थोड़ा आराम करना चाहिए और खंडहर में जाकर उस एल्फ वाइफू को देखना चाहिए, इवान ने एक्वा और अन्य लोगों को गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली करने का आदेश देते हुए कहा। सोने से पहले उसने कुछ खाया। वह कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद ठीक से आराम नहीं कर पाया क्योंकि वह हर समय यात्रा कर रहा था। वह 5 घंटे बाद फिर से ऊर्जावान महसूस करते हुए उठा। उसका मान पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन उसकी छाया ऊर्जा अभी भी ठीक हो रही थी। जब वह सो रहा था तो कोई राक्षस उसे परेशान करने नहीं आया, इसलिए जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसने एक्वा और नेक्रोस को देखा। एक दूसरे से झगड़ रहे थे, जबकि एक्लिप्स ही आसपास के माहौल पर ध्यान दे रहा था। ये दोनों वाकई अविश्वसनीय हैं, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए एक अवाक नज़र से कहा। वह एक्लिप्स की पीठ पर बैठ गया और एक बार फिर खंडहर की ओर बढ़ गया। जब उस एल्फ ने फायर कैक्टी पर हमला किया, जिसे मैंने उसे जांचने के लिए भेजा था, तो उसकी आंखें भावहीन थीं। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं उससे संवाद करने की कोशिश करूंगा तो क्या वह मुझसे बात करेगी, इवान ने गहरी सोच में डूबे हुए सोचा। लेकिन अचानक उसे एक महत्वपूर्ण तथ्य याद आया और उसकी आंखें फड़कने से नहीं बच सकी। भले ही वह बोल सकती हो, मैं उसे कैसे समझूंगा? ऐसा नहीं है कि वह मेरी ही भाषा बोलेगी। अरोरा दुनिया में कोई एल्फ नहीं है, इसलिए इवान को यकीन था कि एल्फ अरोरा दुनिया की भाषा नहीं समझ पाएगी। अरे, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? मैं उसे सिर्फ छाया मरे में बदल दूंगा और मैं उसके बारे में सब कुछ जान पाऊंगा। अपने छाया मरे के साथ इवान का एक खास रिश्ता है और भले ही छाया मरे बोल न सके, फिर भी वह समझ सकता है कि वह क्या कहना चाहती है। ठीक वैसे ही जैसे एक्वा और दूसरे बोल नहीं सकते, लेकिन इवान फिर भी उन्हें समझ सकता है। वह वास्तव में जानना चाहता था कि वह एल्फ यहाँ कैसे आए और वह उस खंडहर में क्या कर रही है। चूंकि लोग खंडहरों में उच्च दुनिया के बारे में जानकारी पा सकते हैं, इसलिए वह वहां से भी कोई हो सकती है। अगर मैं उसे छाया मरे में बदल दूं तो मैं उससे उपयोगी जानकारी प्राप्त कर पाऊंगा। इवान को उस तालाब तक पहुंचने में 10 घंटे लगे जहां खंडहर स्थित था। उसे कम समय लगा क्योंकि उसने पहले ही ज्यादातर राक्षसों को मार दिया था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वापस आते समय उसे कुछ राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें मारने के बाद उसने उन्हें छाया मरे में नहीं बदला। इवान को यकीन था कि वह बिना किसी परेशानी के एल्फ को हरा पाएगा, और इसके अलावा उसने जिन राक्षसों को मारा था वे सभी तालाब से बहुत दूर थे। भले ही वह उन्हें छाया मरे हुए में बदल देता, लेकिन वे तालाब तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाते। तालाब पर वापस आने के बाद उसने एक्वा और अन्य को अपने छाया भंडार में वापस बुलाया और तालाब के अंदर कूद गया। वह एक के तल पर आया और हरे पत्थर को छुआ जो खंडहर का प्रवेश द्वार था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, वह तालाब से गायब हो गया और पिछली बार की तरह ही हरे भरे जंगल के अंदर दिखाई दिया। चलो देखते हैं कि मैं उस एल्फ से कुछ हासिल कर सकता हूं या नहीं, इवान ने बड़बड़ाया और विशाल पेड़ की ओर चल दिया। इवान विशाल पेड़ से करीब 200 मीटर दूर रुक गया। पिछली बार की तरह एल्फ अभी भी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठी थी। तो मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए सोचा। क्या मुझे उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए या सीधे उस पर हमला करना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद इवान ने सज्जनता से आगे बढ़ने और पहले उससे बात करने का फैसला किया। कालकोठरी के राक्षसों के विपरीत, उसने सोचा कि उसे समझने के लिए पर्याप्त समझदार होना चाहिए। भले ही उसने कल उसकी आग वाली कैक्टी को देखते ही उस पर हमला कर दिया हो, लेकिन यह संभव है कि उसने उस पर इसलिए हमला किया क्योंकि वह एक राक्षस था। ठीक है, अगर वह मुझ पर वैसे ही हमला करती है जैसे उसने कैक्टी पर किया था, तो मैं उसे मार डालूंगा और उसे एक छाया मरे हुए में बदल दूंगा, इवान ने बड़बड़ाते हुए एक्वा और अन्य को बुलाया। उन्हें बुलाने के बाद वह एल्फ की ओर चला गया, लेकिन अपनी छाया मरे हुए से कहा कि वे उसका पीछा न करें और वहीं रहें। जब वह उससे सिर्फ 100 मीटर दूर था तो वह रुक गया और चिल्लाया, अरे, इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठने के बाद क्या तुम्हारा नितंब दर्द नहीं करता? ये वह क्षण था जब एक्लिप्स और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि उनका स्वामी सामाजिक रूप से बहुत खराब है। इवान ने अपनी इच्छा से किसी से बात करने की कोशिश किए हुए बहुत समय हो गया है, इसलिए वह नहीं जानता कि उचित बातचीत कैसे शुरू की जाए। जब वह एल्फ के पास गया तो उसने सोचा कि उसे उससे बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए। आखिर में उसने वही सवाल पूछा जो उसके मन में था जब उसने देखा कि वह उसी जगह पर बैठी थी जहां उसने उसे कल देखा था। एक्वा और अन्य लोगों ने ऐसे चेहरे बनाए जैसे वे अपना सिर हिला रहे हों। जैसे ही इवान चिल्लाया, एल्फ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसी भावहीन आंखों से उसे देखा। उन आंखों को देखकर इवान को पता चल गया कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की उसकी योजना काम नहीं करने वाली है। अगले ही पल उसने देखा कि योगिनी के चारों ओर एक सफ़ेद सुनहरी रोशनी चमक रही है। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं और उसने तुरंत टेम्पोरल वेलोसिटी को सक्रिय कर दिया।
वूश, उसने देखा कि योगिनी अचानक खड़ी हो गई और बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ी। हालांकि उसने टेम्पोरल वेलोसिटी को सक्रिय कर दिया था, फिर भी उसे लगा कि वह बहुत तेज है। वह उसके सामने पहुंची और अपने पतले पैर को चाबुक की तरह उसके चेहरे पर घुमाया। अपने टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल के कारण अपनी बेहतर सावधानियों और चपलता का उपयोग करते हुए इवान मुश्किल से एक तरफ हट गया और लात से बच गया। लेकिन भले ही उसने उसके पैर से सीधे संपर्क से परहेज किया, लेकिन उसके पैर द्वारा लाया गया हवा का दबाव फिर भी आगे बढ़ गया और ज़मीन को चीर गया। इवान भी हवा के दबाव से उड़ गया और मुश्किल से खुद को स्थिर कर पाया। फक, ये खतरनाक था। इवान का माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और वह कोस रहा था। अगर वह लात उसके चेहरे पर लगती तो उसे यकीन था कि वह कुछ दांतों से ज्यादा कुछ खो देता। जब इवान ने एल्फ की ओर देखा तो उसने देखा कि उसकी आंखें अभी भी वैसी ही थीं और उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसका पूरा शरीर एक हल्के सुनहरे रंग की आभा से घिरा हुआ था जो लोगों को एक ही समय में खतरे और भय का एहसास करा रहा था। ठीक है, ऐसा लगता है कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने की कोई उम्मीद नहीं है। इवान ने थोड़ा अफसोस जताते हुए सोचा कि यह हेल्फ बात नहीं कर रही है। उसने इस तथ्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि वह शायद बात नहीं कर रही है क्योंकि उसने बातचीत शुरू करने का तरीका बदल दिया था। मुझे बस उम्मीद है कि छाया मरे बनने के बाद वह मुझे कुछ उपयोगी जानकारी देगी। एल्फ एक बार फिर इवान की ओर बढ़ने ही वाली थी कि वह अचानक रुक गई और जल्दी से पीछे कूद गई। जैसे ही वह पीछे हटी, पानी की एक दबाव वाली तोप वहां से उड़ी और उसे बाल बाल बचा लिया। लेकिन जब वह पीछे हटी तो एक्लिप्स अचानक उसके पीछे आ गया और अपने तीखे पंजों से उस पर वार किया। जब एक्लिप्स अचानक उसके पीछे आ गया तब भी एल्फ के चेहरे पर भाव नहीं बदले। उसने अपनी लचीलापन दिखाते हुए अपने शरीर को एक अप्राकृतिक कोण पर आगे की ओर झुकाया और एक्लिप्स के हमले से बच गई। उसी समय उसने एक्लिप्स के पेट के ठीक बीच में लात मारी और उसे टूटी पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ा दिया। जैसे ही उसने एक्लिप्स को उड़ाया, नेक्रोस उसके सामने प्रकट हुआ और उस पर एल्ड्रिच ट्री क्लब घुमाया। एल्फ अभी भी एक्लिप्स को उड़ाने के बाद अपना संतुलन ठीक कर रही थी, इसलिए उसके पास हमले से बचने का कोई मौका नहीं था। अंत में उसने अपनी मुट्ठी बंद की और आने वाले ट्री क्लब पर मुक्का मारा। इवान ने सोचा कि इस हमले के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगी, लेकिन अगली घटना ने उसे चौंका दिया। मुट्ठी और ट्री क्लब में टकराव हुआ और एक जोरदार विस्फोट हुआ क्योंकि शॉकवेव्स ने क्षेत्र को चीरकर जमीन को चीर दिया। उसी समय इवान ने देखा कि नेरेक्रोस को पीछे की ओर उड़ा दिया गया था, जबकि एल्फ को बस पीछे धकेल दिया गया था। उसका हाथ, जिसका इस्तेमाल उसने ट्री क्लब से टकराने के लिए किया था, टूट गया था और पूरी तरह से लंगड़ा हो गया था। लेकिन ये तथ्य कि वह नेक्रोस को उड़ाने में सक्षम थी, इवान के दिमाग को खाली कर गया। ये किस तरह की राक्षसी ताकत है? इवान जोर से बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। जब उसने नेक्रोस को मुक्का मारा तब वह सही स्थिति में भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उसे परास्त करने में सक्षम थी। क्या वह वास्तव में एक योगिनी है या हरक्यूलिस का भेष है? इवान ने ये देखकर अवाक होकर कहा कि कैसे इस सुंदर दिखने वाली योगिनी ने विशालकाय नेक्रोस को उड़ा दिया। अचानक कहीं से पानी की 10 मीटर ऊंची लहर आई और सीधे योगिनी की ओर बढ़ गई। एक्वा ने पानी की लहर को नियंत्रित किया क्योंकि अचानक लहर के अंदर पानी की 10 तीखी धारें दिखाई दीं। पानी की लहर को देखकर योगिनी की आंखें चमक उठीं और अगले ही पल उसके चारों ओर एक सफ़ेद अवरोध दिखाई दिया। पानी की धारों से भरी पानी की लहर अवरोध से टकराए और उस पर कुछ लहरें बना दीं। अवरोध के सामने पानी की लहर पूरी तरह से बेकार थी। इवान ये देखकर पहले ही हैरान था कि वह एक्वा और दूसरों को इतनी आसानी से कैसे संभाल रही थी, लेकिन अगली बात जो हुई उसने उसके दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दिया। अवरोध के अंदर से योगिनी ने पानी की लहर को देखा जो उसके प्रकाश अवरोध पर हमला कर रही थी। अचानक उसके चारों ओर सफ़ेद सुनहरी आभा तेज हो गई और उसका टूटा हुआ हाथ तेजी से ठीक होने लगा। उसकी ढीली बाँह कुछ ही सेकंड में सामान्य हो गई। अगर कोई अब उसकी बाँह को देखता है तो उसे कभी नहीं लगेगा कि यह अभी कुछ समय पहले टूटी थी। हाथ ठीक होने के बाद उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी मुट्ठी के चारों ओर सफ़ेद सुनहरी आभा जम गई और चारों ओर एक शक्तिशाली दबाव छा गया। कुछ सेकंड के बाद उसकी मुट्ठी के चारों ओर सफ़ेद सुनहरी आभा इतनी तेज थी कि इवान उसकी मुट्ठी को देख भी नहीं पाया। अचानक उसे ढकने वाला अवरोध गायब हो गया और पानी की लहर के उस पर गिरने से ठीक पहले उसने अपनी पूरी ताकत से आगे की ओर मुक्का मारा। जैसे ही उसने आगे की ओर मुक्का मारा, उसकी मुट्ठी के चारों ओर सफ़ेद सुनहरी आभा फूट पड़ी और पानी की लहर को उड़ा दिया, जिससे आसपास का फर्श कांप उठा। उसी समय सफ़ेद सुनहरी रोशनी की एक किरण एक्वा की ओर बढ़ी जो कुछ समय पहले पानी की लहर को नियंत्रित कर रही थी। एक्वा के प्रतिक्रिया करने से पहले ही सफ़ेद रोशनी की किरण उस पर गिर गई और उसका आधा शरीर तुरंत नष्ट हो गया। जो कुछ हुआ उसे देखकर इवान को बहुत झटका लगा और उसने तुरंत एक्वा को ठीक करने के लिए अपने मन का इस्तेमाल किया। अगर ये तथ्य न होता कि एक्वा एक छाया मरे हुए प्राणी है, तो वह उस पहले हमले के कारण मर गया होता। आखिर यह किस तरह का राक्षस है?
इवान ने अपनी लार निगल ली और सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है, जबकि वह भी नेरेक्रोस और अन्य लोगों की तरह बीजोड़ रैंक की है। उसके चारों ओर वह सफ़ेद सुनहरी आभा निश्चित रूप से प्रकाश तत्व है। मैंने पिछले 2 वर्षों में कुछ लोगों को प्रकाश तत्व का उपयोग करते देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को इस तरह से इसका उपयोग करते नहीं देखा, इवान ने सोचा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। पहले तो उसे संदेह था कि वह प्रकाश तत्व का उपयोग कर रही है या नहीं, लेकिन ये देखने के बाद कि उसने अपने हाथ को कैसे ठीक किया, उसे यकीन हो गया कि यह निश्चित रूप से प्रकाश तत्व है। लेकिन उपचार के अलावा वह प्रकाश तत्व का उपयोग पूरी तरह से अलग तरीके से कर रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह अपनी शारीरिक शक्ति को पूरी तरह से अलग स्तर तक बढ़ाने के लिए अपने शरीर की कोशिकाओं को मजबूत करने के लिए प्रकाश तत्वों का उपयोग कर रही है, इवान ने सोचा और उसके प्रति प्रशंसा की भावना रखते हुए एल्फ की ओर देखा। नेरेक्रोस और एक्लिप्स ने एक बार फिर एल्फ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे एक बार फिर उड़ गए। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाऊंगा, इवान ने बड़बड़ाते हुए एक्लिप्स, एक्वा और नेक्रोस की ओर देखा। तुम सब वापस आ जाओ। एक पल के बाद जब कुछ भी नहीं बदला तो उसने उन तीनों को वापस बुलाया। एक्वा और अन्य पीछे हट गए और इवान की तरफ लौट आए। एल्फ ने भी पीछे हटने और इवान की ओर देखने के तुरंत बाद हमला नहीं किया। मुझे नहीं लगा कि मुझे बीजोड़ रैंक वाले से निपटने के लिए इस कौशल का उपयोग करना होगा, इवान ने सोचा और अपने अद्वितीय कौशल छाया कब्जे का उपयोग किया। उसने नेक्रोस को अपने लक्ष्य के रूप में चुना, जो अचानक काले धुएं के एक झोंके में बदल गया और उसके शरीर की ओर दौड़ा। विस्प उसके शरीर में घुस गया और उसके सम्राट कोर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अगले ही पल उसे अपने पूरे शरीर में जलन महसूस हुई और उसका रूप बदलने लगा। उसकी ऊंचाई बढ़ने लगी और शुरुआती 185 सेमी से 210 सेमी तक पहुंच गई। उसके माथे के बीच में नेक्रोस की आंख जैसी दिखने वाली एक लाल आंख दिखाई दी। उसके शरीर का आकार भी बदल गया और वह अधिक मांसल हो गया। उसकी आभा भी आसमान छू गई और बीजोड़ रैंक पर पहुंच गई। इवान को लगा कि उसके अंदर अंतहीन शक्ति बह रही है। भले ही वह नेक्रोस के साथ विलय के बाद बीजोड़ रैंक पर पहुंच गया, लेकिन उसके दोनों कोर अपने पिछले स्तर पर बने रहे। लेकिन वह महसूस कर सकता है कि वह अपने 2 कोर के समर्थन की वजह से किसी भी बीजोड़ रैंकर से कहीं अधिक मजबूत है। शैडो पोजीशन का उपयोग करने के बाद इवान ने कार्रवाई करने से पहले 1 सेकंड भी इंतजार नहीं किया। वह केवल 2 मिनट के लिए शैडो पोजीशन का उपयोग कर सकता है, इसलिए वह जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करना चाहता था। इवान ने जब एल्फ की ओर दौड़ लगाई तो उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। साथ ही उसने अपनी चपलता बढ़ाने के लिए अस्थायी वेग का इस्तेमाल किया। एल्फ के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह उसके सामने आ गया। वर्तमान में उसकी चपलता इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि वह एल्फ के सामने टेलीपोर्ट हो गया था, जो उससे लगभग 100 मीटर दूर था। भले ही इवान को इतनी अधिक चपलता की आदत नहीं थी, लेकिन वह अस्थायी वेग के कारण इसे आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम था, जिससे उसे सब कुछ धीमी गति में दिखाई देता था। इवान नेक्रोस के एल्ड्रिच ट्री क्लब को पकड़े हुए था और उसे उस पर घुमाया और वजन बढ़ाने के इसके कार्य का उपयोग किया। एल्ड्रिच ट्री क्लब बी रैंक एल्ड्रिच लकड़ी से बना एक क्लब के इस्तेमाल के दौरान टूटने का प्रभाव होने की 5% संभावना होती है। यदि टूटने का प्रभाव सक्रिय होता है तो बी रैंक से नीचे का कोई भी कवच या हथियार एक ही हिट में नष्ट हो जाएगा और बी रैंक के कवच और हथियारों को बहुत नुकसान होगा। क्लब का उपयोग करते समय आप अपनी इच्छानुसार इसका वजन 500 पाउंड तक बढ़ा सकते हैं। उसने इसका वजन 500 पाउंड तक बढ़ाया। आसपास की हवा में विस्फोट हो गया क्योंकि पेड़ का क्लब एल्फ की ओर तेजी से आ रहा था। इवान की उच्च चपलता के कारण, जो अब उससे भी तेज थी, एल्फ को हमले को चकमा देने का समय नहीं मिला और उसने हमले को रोकने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया। नेक्रोस और एल्फ के बीच टकराव के समय से ज्यादा जोरदार विस्फोट हुआ और आसपास का इलाका हिल गया। जमीन फट गई और वहां गहरी दरारें बन गईं। शॉकवेव ने सैकड़ों मीटर के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और दूर के पेड़ उखड़ गए और उड़ गए। उसी समय एल्फ की एक छोटी सी आकृति पीछे की ओर उड़ गई क्योंकि उसने हवा में ही मुंह में खून उगल दिया और 100 मीटर से ज्यादा दूर उड़ने के बाद जमीन पर गिर गई। एल्फ 100 मीटर दूर जा गिरी और इस प्रक्रिया में और अधिक खून बहा। उसका हाथ, जो उसने पेड़ के डंडे से टकराने के लिए इस्तेमाल किया था, प्रभाव के कारण मांस के पेस्ट में बदल गया और अब उसका एक हाथ गायब था। उसका आभा भी गिर गया और हमले के प्रभाव के कारण उसके शरीर के अंदर का मैना अस्त व्यस्त हो गया। इवान उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे चला गया। लेकिन जैसे ही वह एक बार फिर उसकी ओर बढ़ा, उसके चारों ओर की सफ़ेद सुनहरी आभा फूट पड़ी। इवान को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि अचानक उसके चारों ओर 20 से अधिक सफ़ेद भाले प्रकट हुए और बिजली की गति से उसकी ओर बढ़े। उसी समय उसे लगी चोट भी तेजी से ठीक होने लगी। यहाँ तक कि वह हाथ भी, जो उसने पहले खो दिया था, उसके प्रकाश तत्व की शक्ति से फिर से बनने लगा। प्रकाश भाले गोलियों से भी तेज थे, लेकिन इवान, जो अस्थायी वेग का उपयोग कर रहा था, फिर भी उन्हें बिना किसी समस्या के आते हुए देख पा रहा था। प्रकाश भाले एक तेज और शक्तिशाली आभा छोड़ रहे थे जिससे लोगों को खतरे का एहसास हो रहा था।
इवान ने हवा के हेरफेर का इस्तेमाल किया और एल्ड्रिच ट्री क्लब तुरंत हवा के तत्व से घिर गया, जिससे इसकी स्थायित्व और स्विंगिंग गति बढ़ गई। जब प्रकाश भाले उसके हमले की सीमा में आए तो उसने पेड़ के क्लब को तेज गति से घुमाया और सभी प्रकाश भालों को नष्ट कर दिया। जिस गति से उसने क्लब को घुमाया वह इतनी तेज थी कि इसने पीछे की छवियां छोड़ दीं। सिर्फ 1 सेकंड में उसने सभी प्रकाश भालों को नष्ट कर दिया और एक बार फिर एल्फ की ओर बढ़ा, जो अभी भी अपनी चोटों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। इवान को अपनी ओर आते देख एल्फ ने खुद को कुछ समय देने के लिए उसके सामने एक प्रकाश ढाल बनाई। आश्चर्यजनक रूप से इस पूरे समय एल्फ के हाव भाव एक जैसे ही रहे। चूंकि इवान ने पहले से ही छाया कब्जे का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे अब एल्फ की परवाह नहीं थी। जब उसने ढाल देखी तो वह बस मुस्कुराया और पेड़ के क्लब से उसे तोड़ दिया। अब वह पूरी तरह से नेक्रोस की तरह लड़ रहा था, अपने सामने आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। ट्री क्लब लाइट शील्ड से टकराया और वह कांच की तरह टूट गया। नेक्रोस की शक्ति और अपने 2 कोर के समर्थन के साथ इवान कुछ समय के लिए ए रैंक के शिकारी से लड़ने के लिए भी पर्याप्त आश्वस्त था, बी जोड़ रैंक वाले से तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि एल्फ शक्तिशाली थी, फिर भी वह शैडो कब्जे का इस्तेमाल करने के बाद भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ट्री क्लब ने एल्फ के पेट में सीधा वार किया और वह एक बार फिर उड़ गई और उड़ जाने के बाद वह एक चित्रे की गुड़िया की तरह जमीन पर लुढ़क गई। उसने अपने आंतरिक अंगों के साथ खून उगल दिया और उसके चारों ओर की हल्की सुनहरी आभा पूरी तरह से गायब हो गई। उसी समय नेक्रोस के कौशल का इस्तेमाल करते ही इवान के माथे के बीच की आंख चमक उठी। उसकी आंख में बहुत सारा मैना इकट्ठा हो गया और वह लाल रंग की चमक के साथ चमक उठी। बूमम! अगले ही पल लाल रंग की रोशनी की किरण एल्फ के ठीक बगल में आकर गिरी और वह एक बार फिर उड़ गई और उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गई। उसके सभी आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, उसकी अधिकांश हड्डियां टूट गई थीं और उसके शरीर से खून बह रहा था। नेकोर के कौशल का उपयोग करने के बाद इवान ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने से पहले एल्फ की दयनीय आकृति को देखा। उसे यकीन था कि अगर पृथ्वी के ओटाकू लोग जो एल्फ के दीवाने हैं, उन्होंने देखा कि उसने एक सुंदर दिखने वाले एल्फ को कैसे पीटा, तो वे उसे मारने के लिए अपने काल्पनिक एक्सकेलिबर को पकड़े हुए उसकी ओर दौड़ पड़े होंगे। खैर, मेरे पिछले जन्म में भी मैं कोनोसुबा के काजुमा सातो का प्रशंसक था, इसलिए लैंगिक समानता मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, इवान ने सोचा और एल्फ से पहले पहुंच गया। वह देख सकता था कि वह खुद को ठीक करने के लिए प्रकाश तत्व का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी चोटों को देखते हुए उसे यकीन था कि वह थोड़े समय में ठीक नहीं हो पाएगी। इवान ने उसके चेहरे को देखा और पाया कि उसकी अभिव्यक्ति अभी भी वैसी ही थी, जबकि उसकी आंखें खोखली थीं। क्या तुम बोल सकती हो? इवान ने अंतिम वार करने से पहले उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पूछा तब भी योगिनी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और खुद को ठीक करना जारी रखा जैसे कि वह मौजूद ही नहीं था। वह वास्तव में मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इवान ने बड़बड़ाया और ट्री क्लब को दूर रख दिया और पवन रोष तलवार निकाल ली। वह नहीं चाहता था कि कुछ अप्रत्याशित हो, क्योंकि वह लड़ाई के दौरान उससे बात कर रहा था। उसने बिना किसी सहानुभूति के सीधे उसके दिल में तलवार भोंक दी। जिस तरह से वह उससे लड़ी, उससे यह स्पष्ट था कि वह उसे मारने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसे मारते समय कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तलवार उसके दिल में धंस गई क्योंकि उसकी आंखों के अंदर की रोशनी मंद पड़ने लगी। प्रकाश तत्व की मंद सफ़ेद आभा उसके चारों ओर से पूरी तरह से गायब हो गई और उसके शरीर ने उपचार करना बंद कर दिया। बस कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से रोशनी पूरी तरह से चली गई और उसकी जीवन शक्ति गायब हो गई। इवान ने एक गहरी सांस ली और पवन रोष तलवार निकाली जो उसके दिल में घुस गई थी। उसने निराश होकर एल्फ को देखा कि उसे उससे कुछ नहीं मिला। चलो देखते हैं कि छाया मरे बनने के बाद वह कुछ अलग होगी या नहीं, इवान ने बड़बड़ाया और छाया पुनरुत्थान का उपयोग करने वाला था जब कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसने देखा कि एल्फ का शरीर धीरे धीरे सफ़ेद रोशनी के कणों में बदलने लगा और प्रकाश के कण शून्य में गायब हो गए। क्या बकवास है! इवान ये देखकर दंग रह गया कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। छाया पुनरुत्थान। एल्फ का शरीर पूरी तरह से गायब होने से पहले उसने उस पर अपनी छाया पुनरुत्थान कौशल का इस्तेमाल किया। छाया ऊर्जा उसके सम्राट कोर से निकली और एल्फ के शरीर में चली गई। जैसे ही छाया ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश कर गई, उसका शरीर सफ़ेद रोशनी के कणों में बदलना बंद हो गया। जब छाया ऊर्जा उसके सम्राट कोर से निकली तो इवान दंग रह गया, क्योंकि उसने एल्फ पर छाया पुनरुत्थान का इस्तेमाल करते हुए एक पल में लगभग 5% छाया ऊर्जा खो दी। जब उसने लेयल को छाया मरे में बदल दिया, तब भी उसे इस बार की तुलना में कम छाया ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, भले ही वह एक ए रैंक की शिकारी हो। आमतौर पर बी जोड़ रैंक वाले को छाया मरे में बदलने के लिए उसकी कुल छाया ऊर्जा का एक परफेक्ट भी नहीं लगता। यह एल्फ वास्तव में सामान्य नहीं है, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने देखा कि उसके कोर से बहुत अधिक छाया ऊर्जा निकलने के कारण आसपास का क्षेत्र अंधेरा हो गया था। हालांकि वहां पूरी तरह से अंधेरा था, फिर भी वह अंधेरे में सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। धीरे धीरे सारा अंधेरा योगिनी के शरीर के अंदर समा गया और आसपास का माहौल सामान्य हो गया।
जब सारी छाया ऊर्जा उसके अंदर समा गई तो योगिनी का शरीर हिलने लगा। इवान जल्दी से उससे दूर हो गया क्योंकि उसे डर था कि उसका शरीर फट सकता है। योगिनी का शरीर कुछ समय तक हिलता रहा। उसी समय उसकी छाया के कब्जे की अवधि समाप्त हो गई और इवान सामान्य हो गया। एक काला विस्प उसके सम्राट कोर से निकलकर उसके शरीर से बाहर आ गया और फिर वह विस्प नेक्रोस में बदल गया जो पूरी तरह से ठीक था। इवान को भी कोई असुविधा महसूस नहीं हुई जब छाया का कब्जा समाप्त हो गया, जिससे उसे राहत मिली क्योंकि आमतौर पर लोग कौशल का उपयोग करके अपनी रैंक बढ़ाने के बाद कमजोरी से पीड़ित होते हैं। आखिर इस योगिनी के साथ क्या हो रहा है? इवान ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा क्योंकि उसका शरीर अब लगभग 1 मिनट से हिल रहा है। आमतौर पर जब वह छाया पुनरुत्थान का उपयोग करता है तो ये या तो तुरंत सफल हो जाता है या विफल हो जाता है, लेकिन मौजूदा स्थिति उसके लिए बिल्कुल अजनबी है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे यहाँ से जल्द ही बाहर भेज दिया जाएगा क्योंकि मैंने उसे हरा दिया है। मैं बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। इवान ने 2 सुनहरे फलों को देखते हुए कहा और पहले उन्हें हथियाने का फैसला किया। अगर वह ऐसा करेगा तो हम अचानक उससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह फलों की ओर बढ़ने वाला था, उसने देखा कि योगिनी का शरीर हिलना बंद हो गया। अगले ही पल योगिनी जैसी दिखने वाली एक काली छाया उसके शरीर से बाहर आ गई। ये सफल हुआ। इवान छाया पुनरुत्थान को विफल न होते देखकर उत्साहित था। उसे डर था कि छाया पुनरुत्थान विफल हो जाएगा और योगिनी का शरीर फट जाएगा। लेकिन जैसे ही छाया पुनरुत्थान सफल हुआ और छाया योगिनी बाहर आई, योगिनी का असली शरीर वहां से पूरी तरह से गायब हो गया। इस योगिनी के साथ आखिर क्या गड़बड़ है? इवान इतने कम समय में इतनी सारी अजीबोगरीब चीजें देखकर यह कहे बिना नहीं रह सकता। सबसे पहले, योगिनी का शरीर उसे मारने के बाद प्रकाश के कणों में बदलने लगा। फिर जब उसने छाया पुनरुत्थान का उपयोग किया तो उसने उसकी कुल छाया ऊर्जा का 5% हिस्सा खा लिया। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, छाया ऊर्जा के 5% के साथ भी उसे छाया मरे में बदलने में पूरा 1 मिनट लग गया। और अब जब वह छाया मरे में बदल गई, भले ही उसका शरीर प्रकाश के कणों में नहीं बदला, फिर भी वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। इस जगह में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, इवान ने अपने चारों ओर देखते हुए अजीब महसूस करते हुए बड़बड़ाया। लेकिन उसने जल्द ही इस सब को अनदेखा कर दिया और अपने सामने प्रकट हुई छाया योगिनी को देखा। वह मूल योगिनी के समान दिखती है, सिवाय इसके कि अब वह पूरी तरह से काले रंग की हो गई थी और उसकी आंखों के गड्ढों में बैंगनी लपटें जल रही थीं। क्या तुम बोल सकती हो? इवान ने छाया योगिनी से पूछा और उम्मीद जताई कि वह बोल पाएगी, अपने मूल स्वरूप से अलग हो। नेरक्रोस, एक्लिप्स और एक्वा जो बगल में खड़े थे, ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि उनके स्वामी ने इस बार सही तरीके से बातचीत शुरू की है। उन्हें डर था कि वह पूछेगा कि छाया मरे में बदल जाने के बाद भी उसका निचला हिस्सा दर्द कर रहा है या नहीं। पूछने के बाद इवान ने कुछ देर तक इंतजार किया और जब वह सोच रहा था कि वह बोल नहीं सकती, तो उसने अपना मुंह खोला। पाउंड और एट, उसने एक अजीब भाषा में कुछ कहा जिसे वह समझ नहीं पाया। इवान तुरंत समझ गया कि वह बोल सकती है, लेकिन वह जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है वह पूरी तरह से अलग है। वह उससे बात करने के बारे में सोच रहा था जैसे वह एक्वा और दूसरों से बात करता है जब उसे अचानक हल्का सिरदर्द महसूस हुआ। उसने अपना सिर पकड़ा और महसूस किया कि उसके दिमाग में कुछ बह रहा है। जल्द ही उसने पहचान लिया कि उसके सिर के अंदर क्या बह रहा था। ये वास्तव में उन सपनों में से एक था जो उसने सी रैंक पर अपनी उन्नति के दौरान पास आउट होने के बाद देखा था। उसने कई सपने देखे जब उसका कोर छाया क्षेत्र के साथ संबंध बना रहा था। जागने के बाद वह उन सपनों में देखी गई अधिकांश चीज़ों को भूल गया, लेकिन फिलहाल उन सपनों में से एक की यादें उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसे याद आया कि उस सपने में वह बिल्कुल अलग दुनिया में था और भाड़े के सैनिक के तौर पर काम करता था। उसे नहीं पता कि वह सपना उसके दिमाग में क्यों घूम रहा था, लेकिन जल्द ही उस सपने के साथ साथ उसे लगा कि उसके दिमाग में एक अजीब ज्ञान भी बह रहा है। ये लगभग 1 मिनट तक चला और जल्द ही उसे जो हल्का सिर दर्द हो रहा था वह गायब होने लगा। लेकिन इवान वहीं खड़ा रहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस दृश्य के साथ, जहां वह एक अलग दुनिया में भाड़े के सैनिक के तौर पर काम कर रहा था, दूसरी चीज जो उसके दिमाग में घूम रही थी, वह वास्तव में एक भाषा के बारे में जानकारी थी। भाषा का नाम लोथलिंडे है, जिसे एल्फ टोंग के नाम से भी जाना जाता है। उसी अजीब सी नज़र से उसने एक बार फिर छाया एल्फ को देखा और फिर से पूछा, क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, एल्फ ने कहा और वह बिना किसी परेशानी के उसे समझ गया। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। इवान ने अपने साथ हो रही अजीबोगरीब चीज़ों की वजह से नाराज़गी महसूस करते हुए अपने मंदिरों को रगड़ा। ऐसी कई चीज़ें थीं जो वह एल्फ से पूछना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह उससे कुछ पूछ पाता, उसके आसपास का माहौल हिलने लगा। उसी समय उसने महसूस किया कि कोई शक्ति उसे घेरे हुए है और उसे कालकोठरी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। उसने तुरंत सभी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया और जल्दी से एक्वा और एल्फ सहित अन्य लोगों को अपने छाया भंडार में वापस बुला लिया।
उन्हें बुलाने के बाद वह 2 सुनहरे फलों की ओर भागा जो खंडहरों को साफ करने का इनाम थे। भागते समय उसने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल धुंधला हो रहा है। उसने अपनी चपलता बढ़ाने के लिए अस्थायी वेग का भी इस्तेमाल किया और 2 सुनहरे फलों से पहले पहुंच गया। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और जल्दी से फलों को अपने छाया भंडार में फेंक दिया। जैसे ही उसने उन्हें अपने छाया भंडार में फेंका, उसके आसपास का माहौल पूरी तरह से धुंधला हो गया और वह कालकोठरी से गायब हो गया। अरोड़ा जगत से कहीं दूर, हरे भरे पेड़ों और पहाड़ों से भरी एक जगह पर तरह तरह के जानवर घूम रहे थे और पक्षी खुशी से चहचहाते हुए प्रकृति की खूबसूरती दिखा रहे थे। समय समय पर कई कल्पित बौने इधर उधर घूमते देखे जा सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी जानवर ने उन पर हमला नहीं किया। ये जगह मून फॉरेस्ट है, जो कल्पित बौनों के राज्य एल्वेनशाइन की राजधानी है। मून फॉरेस्ट एल्वेनशाइन के केंद्र में स्थित है और दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। मून फॉरेस्ट के बीच में एक विशाल पेड़ खड़ा था जो हजारों मीटर ऊंचा था। ये जीवन का पेड़ है, कल्पित बौनों का दिव्य पेड़। कल्पित बौने और ड्रॉइड हमेशा एक दूसरे से असहमत होते हैं क्योंकि कल्पित बौनों के पास जीवन का पेड़ है और ड्रॉइड के पास दुनिया का पेड़ है। लेकिन यह एक और समय की कहानी है, क्योंकि वर्तमान में एक लंबे सुनहरे बालों वाली योगिनी जीवन के राजसी वृक्ष के नीचे बैठी है, जो प्रकृति और उसकी अलौकिक उपस्थिति के बीच सामंजस्य का एक मनोरम दृश्य बना रही है। उसके सुनहरे बाल एक झिलमिलाते झरने की तरह नीचे गिर रहे हैं, उसके चेहरे को फ्रेम कर रहे हैं और पेड़ की हरी पत्तियों से छनकर आ रही धूप की गर्म चमक को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। वह अपनी एम्बर रंग की आंखों से आकाश को देख रही थी, जो अपने विचारों में खोई हुई लग रही थी। उसने नाजुक और जैविक कपड़ों से बुने हुए, शायद मिट्टी के हरे या अलौकिक नीले रंग के, पत्तियों, शाखाओं या खिलते फूलों की याद दिलाने वाले जटिल पैटर्न से सजे हुए, बहने वाले वस्त्र पहने हुए थे। वह एलिस्ट्रिया है, जिसे मूनलाइट एम्प्रेस के नाम से भी जाना जाता है, योगिनी की रानी और निषिद्ध काया धारकों में से एक। जैसे ही वह आकाश की ओर देख रही थी, उसे कुछ महसूस हुआ और उसने आकाश की ओर देखना बंद कर दिया। जैसे ही उसने आकाश की ओर देखना बंद किया, एक महिला योगिनी उसके सामने घुटनों के बल बैठी हुई दिखाई दी। एलिस्ट्रिया के विपरीत इस योगिनी के बाल चांदी के रंग के थे और सुंदरता के मामले में वह उससे एक कदम पीछे थी। लेकिन वह एलिस्ट्रिया से तुलना करने पर ही एक कदम पीछे थी, अन्यथा अन्य योगिनी से तुलना करने पर भी उसे एक आदर्श सौंदर्य माना जा सकता है। क्या तुम्हें कुछ मिला लिरेथ? एलिस्ट्रिया ने अपने सामने घुटनों के बल बैठी महिला को देखते हुए एक नर्म आवाज में पूछा। मुझे खेद है महाराज, लेकिन हमारे सभी कनेक्शनों का उपयोग करने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। लिरेथ, घुटनों के बल बैठी योगिनी ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। वह कमीना बैफोमेट निश्चित रूप से चालाक है। ऐसा लगता है कि वह नहीं चाहता कि दूसरे लोग जाने कि वह अपने सार का कुछ हिस्सा निचली दुनिया में भेज रहा है। यही कारण है कि आप इतने समय के बाद भी इस बारे में कोई जानकारी एकत्र करने में सक्षम नहीं थे। एलिस्ट्रिया ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह सिर्फ निचली दुनिया के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है ताकि टावर ऑफ असेंशन का उपयोग करने के बाद उनका कोर दानव कोर में विकसित हो जाए। लिरेथ ने एलिस्ट्रिया की बात सुनने के बाद एक झिझक भरी आवाज में कहा। मैं भी इतना ही होशियार समझ सकता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह निचली दुनिया के लोगों को क्यों प्रभावित करना चाहता है। एलिस्ट्रिया ने अपनी आंखें घुमाते हुए अपनी सुंदर छवि को पूरी तरह से नष्ट करते हुए कहा। इस बीच लिरेथ ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर अपना सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। ये स्पष्ट था कि वह अपनी रानी को इस तरह से बोलते हुए सुनती थी। मैंने भी अपने सार का एक टुकड़ा निचली दुनिया में से एक में भेजा था, जहां बैफोमेट ने अपना टुकड़ा भेजा था, लेकिन चूंकि मेरी प्रकृति ऊर्जा में उसकी राक्षसी ऊर्जा की तरह संक्षारक प्रभाव नहीं है जो दुनिया के बीच की बाधाओं को भी नष्ट कर सकती है, इसलिए मैं दुनिया की बाधाओं को पार करते समय इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाए और इससे मेरा संपर्क टूट गया। एलिस्ट्रिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि उस टुकड़े का क्या हुआ, लेकिन इससे पहले कि मैं उस टुकड़े से संपर्क खोती, वह सफलतापूर्वक दुनिया को पार करने में सक्षम थी और यहाँ तक कि एक कालकोठरी पर भी कब्जा कर लिया था। एक बार जब कोई उस टुकड़े को हरा देता है तो उसका सार एक बार फिर मेरे पास वापस आ जाएगा। एलिस्ट्रिया ने सोचा और हंसी। ठीक है, अगर कोई उस टुकड़े को हरा देता है तो यह मेरे पास वापस आ जाएगा, लेकिन ये देखते हुए कि यह मेरा टुकड़ा है, मुझे डर है कि कोई भी इसे उस कालकोठरी में नहीं हरा पाएगा। एलिस्ट्रिया ने कहा और एक बार फिर लिरेथ को देखा। क्या दूसरे मामले में आपको कुछ मिला? मुझे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार माल्फासर फिलहाल लापता है। मुझे जो पता है उसके अनुसार उसे बैफोमेट ने कहीं भेजा है और बैफोमेट और उसके 4 अन्य कमांडरों के अलावा कोई नहीं जानता कि वह अभी क्या कर रहा है। लिरेथ ने एलिस्ट्रिया की बात सुनने के बाद जवाब दिया। आखिर वह कमीना क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या मुझे सीधे उसके महल में घुसकर उससे पूछना चाहिए? एलिस्ट्रिया ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। लिरेथ ने जो सुना उसकी रानी ने कहा, उसे पसीना आ गया। वह जानती थी कि उसकी रानी में कुछ गड़बड़ है और वह सचमुच वहां घुस सकती है।
इस बारे में भूल जाओ, तुम जा सकते हो। अगर आपको कुछ नया मिले तो मुझे तुरंत सूचित करें, एलिस्ट्रिया ने हाथ हिलाते हुए लिरेथ से कहा। एलिस्ट्रिया को राक्षसों के देश में घुसने का विचार छोड़ते देख लिरेथ ने राहत की सांस ली। उसने उस जगह से गायब होने से पहले एलिस्ट्रिया को एक आखिरी बार प्रणाम किया। कितनी प्यारी छोटी लड़की है, एलिस्ट्रिया ने लिरेथ के वहां से चले जाने के बाद हंसते हुए कहा। भले ही लिरेथ सैकड़ों साल की है, लेकिन हजारों साल की एलिस्ट्रिया के लिए वह अभी भी एक छोटी लड़की है जो हाल ही में पैदा हुई है। ये स्पष्ट है कि बैफोमेट निचली दुनिया के लोगों को प्रभावित करके अपनी सेना का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके कोर को दानव कोर में विकसित किया जा सके। लेकिन उसे अपनी सेना का विस्तार करने का क्या कारण है, एलिस्ट्रिया ने स्पष्ट आकाश को देखते हुए बुदबुदाया। जैसे ही वह सोच रही थी, उसे कुछ महसूस हुआ और सदमे के कारण उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह तुरंत खड़ी हो गई और कुछ देर तक प्रतीक्षा की। कुछ सेकंड के बाद शून्य से प्रकाश के कुछ सफ़ेद कण निकले और उसके सामने प्रकट हुए। मैंने निचली दुनिया में जो सार भेजा था वह वापस आ गया है, एलिस्ट्रिया ने स्तब्ध महसूस करते हुए कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सफ़ेद प्रकाश के कणों को छुआ। जैसे ही उसने सफ़ेद प्रकाश के कणों को छुआ, वे उसके द्वारा अवशोषित हो गए और उसे उस सार से कुछ यादें मिलीं।